अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नसीम ज़ाहरा एट पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नसीम ज़ाहरा साहिबा जो है वो कुछ निजी मसरूफियत की वजह से आज का प्रोग्राम नहीं कर पाई, तो उनकी गैर मौजूदगी में मुझे ये करना पड़ रहा है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के सेनेटर हमायूं मेहमन साहब और उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एमक्यूएम से ख्वाजा इजहारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल बहुत बड़ा दिन है, वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है। शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेहादी जमातों ने इत्तेफाक किया, तो इस शहबाज शरीफ के नाम पर ही क्यों इत्तेफाक किया गया तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से? लेकिन एक तो ये भी कहा जाता है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो दूसरों की बात सुनते हैं, अगर कोई नाराज है तो उनको मनाने की भी कोशिश करते हैं। क्या इनके यही रवैये की वजह से शहबाज शरीफ का नाम जो है वो इत्तेहादी जमातों ने चूज किया? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये वजह भी है और साथ साथ ये भी है कि सबसे बड़ी जमात तो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है असम्बली में, गो के वो वज़ीर आज़म की तरफ नहीं आ रहे थे या उनके पास वो मतलूबा वोट नहीं थे, तो दूसरी बड़ी जमात जो है ना वो मुस्लिम लीग नून है। अब मुस्लिम लीग नून का ही मर्जी है कि वो किसको वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट करते हैं, तो गलबा यकीनन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कर दिया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी चलाई है। गो के चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा थे या मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहे थे, उससे तो निकालने में वो कामयाब जरूर हुए और इत्यादियों को साथ ले चलने का भी यकीनन उनको एक तजर्बा है। और तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं को सामने लाया है बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के। यही सवाल मैं ख्वाजा इजहारुल हक साहब से भी करना चाहूंगी। कल जिस तरह से इंतखाब होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? उमर अयूब साहब का भी नाम है, शहबाज शरीफ का भी नाम है। अगर शहबाज शरीफ साहब सिलेक्ट होते हैं तो काफी चैलेंजेस हैं उनको, मुआशी तौर पर देख रहे हैं, और दीगर चैलेंजेस भी हैं। बहुत आसान होगा या मुश्किल होगा आगे उनके लिए हुकूमत चलाना? देखिए, हुकूमत तो गुज़िश्ता बल्कि ये कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली इस डेमोक्रेटिक एरा में हर हुकूमत के बाद जो नई हुकूमत आई उसने चैलेंजेस का ही हमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ा दी और मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। अब इस बार खुशाइन बात या अजीब बात यह है कि अब कोई पिछली हुकूमत पे डालने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पिछली हुकूमतें अब इत्तेहाद में, और पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों हुकूमत के अंदर आईनी ओहदे लेकर मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये दावा करते हैं कि वो सलाहियत रखते हैं पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में, दाखिली और खारजी बहरान से निकालने में। और इसीलिए एमक्यूएम ने रिवायती तौर पर बजाय वजारतों के हमने भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक क्लियर उनका रोड मैप समझते हुए हमने कहा कि ठीक है, हमारी सारी तवज्जो हुकूमत की सपोर्ट और आईनी तरमीम पर होंगी, जिसका आगाज अल्लाह का शुक्र है कल हमने कर भी दिया। और दोनों जमातों के दरमियान एक मसवदा साइन भी हुआ, जो हम असेंबली में बिल की सूरत में लाएंगे, स्पेशल कमेटी की सूरत में जाएगा और उस पर आगे काम होगा। और हम कोशिश करेंगे मुस्बत तरीके से जहां जहां हुकूमत को लेजिस्लेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पार्लियामेंट्री सपोर्ट मिले, ताकि वो जल्द अज जल्द इस बहरान से निकल पाए। ख्वाजा साहब की राय हमें मिल चुकी है, आगे बढ़ते हैं। सेनेटर हमायूं मेहमन साहब पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, एक तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि पीटीआई अगर चाहती तो इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत बना सकती थी। पीपल्स पार्टी ऑप्शन था, दीगर जमातें भी ऑप्शन थी, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने अगर केपी में भी हुकूमत थी तो उसमें भी आपने ही उन्होंने मुतालिबात मनवाने की कोशिश की और दीगर जमातों की जानिब भी वो नहीं बढ़े। तो ऐसा क्यों पीटीआई की जानिब से ये स्टैंड लिया गया? दूसरा, वही पीटीआई जो है देख रहे हैं कि धांधली की रट लेकर सड़कों पर है। सड़कों की सियासत से आपको क्या लगता है, क्या मिलेगा पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि जी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, सही है या गलत है, एक उसूल पर है। उसूल ये है कि जो पैसे के चोर थे अब वो मैंडेट चोरी करने पे आ गए हैं। तो हम लोग, जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, हम उनके साथ बैठेंगे नहीं। अच्छा, अगर इनको ये समझते हैं कि वाकई मैंडेट चोरी हुआ है, चाहे इनका हुआ है या हमारा हुआ है या किसी का भी हुआ है, तो इनको भी निकल के एहतजाज करना चाहिए। वजह ये जो मैंडेट की चोरी है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेसिक बीमारी है। ये हमेशा से रही है। टाइम आ गया है कि इसका इलाज। सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। हुमायूं साहब, उनकी जानिब से तो कहा जाता है कि केपी में ये जीत गए हैं, वहां पर धांधली का कोई शोर नहीं है, बाकी सूबों में ये धांधली का शोर कर रहे हैं। देखिए मारिया जी, इस तरह है कि अली अमीन ने तकरीर में कहा है कि हम सबसे पहले केपी में खोलते हैं, जो हल्का कहेंगे हम खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं कि इस हल्का को खोलना है, हम वो खोल देंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अगर कहीं आपको मसला है, हम रेडी हैं, क्योंकि हमारी नज़र में ये जो इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसका इलाज का टाइम आ गया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग करते हैं तो हम पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देते। जब हम मेरिट की पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देते, तो फिर उससे ये होता है कि जो लोग मेरिट पे नहीं हैं, वो लोग जो मेरिट पे नहीं हैं, वो लोग आके गलत डिसीजन लेते हैं। और यही वजह 1971 से हुआ है, जब 160 सीट्स वालों को छोड़ के हमने 80 सीट्स वालों को हुकूमत दे दी। फिर उसके बाद अगला हुआ 1984-85 में, हमने नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हम लोगों ने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। फिर 1990 में हमने एक मेरिट वाली खातून थी, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे इल्जामात लगा के उसको हटाने की कोशिश की। हमने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें पाकिस्तान को नीचे लेकर जा रही है। 1980 में इंडिया जो हमसे 13% नीचे था, मतलब हमसे पीछे था, वो हमसे 13 टाइम्स आगे निकल गया 2000 में। तो कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। अगर हम इस गलती को नहीं ठीक करेंगे, और ये एक ही गलती है मेरी नज़र में, वो ये है कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है। वो आज भी हो रही है, वो कल भी हो रही थी, वो उससे पहले भी हो रही थी। नो डिनाइल ऑफ दैट थिंग। आई थिंक इट इज राइट टाइम कि हम उसको स्टॉप करें। और अगर पीपल्स पार्टी मेरिट पर है तो पीपल्स पार्टी आगे आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट जो थी वो पीएमएलएन है। पीएमएलएन ने एक्चुअली 17 सीटें जीती हैं, उससे ज्यादा नहीं जीती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएमएल के अपने लीडरान कह रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी को सुन लें आप, उसके बाद जावेद लतीफ साहब को सुन लें आप, निसार चीमा साहब को सुन लें। इन सब को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और इनके जो रवैया है, जिस तरीके से इनको बुलाया गया था बाहर से, इनको कोशिश की थी कि सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन उनके बावजूद इनको देखिए कितनी बुरी शिकस्त हुई है। वो बंदा जो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने को आया था, आप उसको देखिए कि उसका क्या असर है। हुमायूं साहब, यही बात कादिर मंदोखेल साहब से भी उनका पॉइंट ले लेते हैं। कादिर साहब, मैंडेट पर तहफुजात हैं, अगर तो उस पर आपको लगता है कि किसी किस्म का एक्शन लेना चाहिए? और दूसरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि लाहौर में जगह जगह पर पीटीआई एहतजाज कर रही है मुबैना धांधली के खिलाफ, तो उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है जारी है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जो है वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, हम कोई इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये रवैया अपनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? वैसे सवाल आपका कमाल का सवाल है। एहतजाज लाहौर में हो रहा है, लाठीचार्ज लाहौर में बरसा जा रहा है, सवाल आप पीपल्स पार्टी से कर रहे हो।
तो हमें क्या पता वहां पे लेकिन क्या सर हुआ, आप क्या इत्तेहादी वारदात जमात में हुआ। है तो आपसे किया जा वो सकता है। इत्यादि 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 तो एमक्यूएम भी है, इत्यादि वाकिल पार्टी भी है। आप ऐसा तो ना सवाल करें आपको कि लाहौर में एहतजाज हुआ है, आप जवाब दे दे। भाई मैं क्यों जवाब दूं? वो लाहौर वालों से पूछो, अगर एहतजाज हुआ है या लाठीचार्ज किया है, गलत हुआ है, सही हुआ है, वो जवाब देंगे। मैं यहाँ कराची में बैठ के क्या जवाब दूंगा? नंबर एक बात। दूसरी बात है, हुमायूं मेमन साहब जो फरमा रहे हैं सर एहतजाज सर का, आप मुजम्मत कर दें ना, आप एहतजाज की मुजम्मत कर दें। मैं और आपके ये जो कहने पे लाठी क्यों चार्ज हो मैं रहा है, ये आपके जो कहने पे क्यों मजम्मत करूं जब मैंने कोई चीज देखी नहीं है और आपने बात कर ली और मैं मजम्मत करूं? मजम्मत में हर जुल्म का करता हूं, क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन हूं सियासत से हटके। तो मैं हर उस जुल्म का मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन उसे मुझे खुद भी देखना है कि आपके कहने पे मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि जो हुमायूं मेमन साहब फरमा रहे हैं एहतजाज का, अब इनकी जगह पे आप बैठ जाए या ख्वाजा एजाज साहब बैठ जाए तो इनके पास है क्या बात करने का? वो यही कहेंगे ना कि एहतजाज करेंगे, और एहतजाज भी ऐसे करेंगे ना कि ना करते करते भी तो उनके सदर पाकिस्तान ने एक मतलब फिर जब वो आइन से खेलने की कोशिश की है, और फिर रात को 12 बजे उनको याद आया कि 4 दिन के बाद मैं वैसे जाने वाला हूँ, तो खामखा को मसला न जाए तो कर दिया है। इन लोगों ने भी ना करते करते जो है ना उसी असम्बली में बैठ गए, जबकि पुख्तनख्वा असम्बली भी ये बैठे हुए हैं, वहां भी रिजर्व सीट उनके बावजूद पंजाब में, सिंध में। तो ये और ऐलान कर चुका है इनका डिप्टी सेक्रेटरी का, डिप्टी स्पीकर का जो कैंडिडेट है, उन्होंने कहा हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये तो खामोश नहीं बैठेंगे और ये यही बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी क़यादत की बात आपको दोहरा दूं। 2013 में जहां आरोज का इलेक्शन था, मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त कहा था, लेकिन उसके बावजूद हम असम्बली में बैठे थे। 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के और पीटीआई को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दी है। उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। आज अगर मुझे खदशात है NA 242 पे या बाकी लोगों को है पाकिस्तान में, तो फिर भी आप कहेंगे आ जाए, जो हमारे केसेस है वो ट्रिब्यूनल में या अदालतों में चलेंगे, मगर साथ साथ हम फिर वही बात करेंगे, आइए इस पाकिस्तान को आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप इसी एहतजाज और शोर शराबे की नजर करना चाह रहे हो, या आप आगे भी बढ़ेंगे? और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात आपको बता दूं, हम तीसरी बड़ी पार्टी है असम्बली में, तो हम अगर वोट ना करें मुस्लिम लीग नून को और या पीटीआई को, तो आप बताओ कि असम्बली कहां खड़ी होगी? हुकूमत खड़ी हो सकती है? हुकूमत बन सकती है? नहीं हो सकती है। तो यकीनन हमने जो 16 महीने की हमारे पीडीएम की हुकूमत कोई ज्यादा शानदार नहीं रही है, मगर उसके बावजूद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करके। और ख्वाजा एजाज साहब ने एक बात कही कि ये पुरानी पार्टी है, तो ख्वाजा एजाज साहब उस पीडीएम की हुकूमत में भी हमारे साथ थे, और उससे पहले जो पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत उसमें भी साथ ही पीटीआई के, और आइंदा हुकूमत भी ये साथ होंगे। तो हम सब जिम्मेदार है अच्छे की। अगर हम जिम्मेदार है तो बुरे की भी जिम्मेदार है, और जितनी भी हुकूमती, जितनी भी पार्टी इत्यादि, वो सब जिम्मेदार है। और मैं आपकी तौर से हुमायूं मेमन साहब की पार्टी को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी असम्बली में वही रोल अदा करें जैसा आप सेनेट में अदा कर रहे हो। और अब वो होना क्या है, जो कुछ होना था वो आपके सामने। मैं नहीं कहता हूँ इलेक्शन शफाफ हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हुआ है, मगर आप मुझे बता दो, ये हर इलेक्शन के बाद ये बातें तो निकलती है, किसी न किसी हल्के में, किसी न किसी एरिया में ये सारी चीजें तो निकलती है। मगर इस मतलब अर्गिज ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले ले, हम असम्बली को सर पर उठाए, और इसी तनख्वाह में मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। कादर मंदोखेल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे जान रहे थे कि जिस तरह से पीटीआई धांधली के खिलाफ सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, और किस तरह से पुलिस का क्या रवैया, उनके साथ लाठी चार्ज किया जा रहा है, पकड़ दखड़ हो रही है। इस पर कादर मंदोखेल की जानिब से ना तो मजम्मत की गई है, एक तो वो कहते हैं कि जमहूरी रवैये अपनाए जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का जो है मौक़िफ़ भी शेयर नहीं किया और मजम्मत भी नहीं कर रहे, और जो सड़कों पर हैं उनके हक में भी बात नहीं कर रहे। यही मैं सवाल करना चाहूंगी ख्वाजा एजाजुल हक साहब से, क्योंकि वो भी इत्तेहादी है, हुकूमत के साथ हैं। ख्वाजा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो धांधली के खिलाफ ये जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके कुछ रहनुमा निकले हुए हैं, उनके साथ पुलिस का जो रवैया है, आप इसकी मजम्मत करते हैं? एमक्यूएम का इस पर क्या रवैया है? देखिए, अभी जाहिर है जिम्मेदारी
एज ऑन टुडे निगरान हुकूमत की है जब तक इंतकाल इख्तिदार नहीं हो जाता। और अगर एहतजाज पुरअमन है तो ज़ाहिर पुलिस को बिल्कुल बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होने देना चाहिए। लेकिन अगर एहतजाज पुरअमन नहीं है या एहतजाज खिलाफ कानून है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर है या सरकारी इमलाक वगैरह पे ख़तरात हैं या उसको नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है, तो ज़ाहिर पुलिस पर अपना काम करेगी। हमने तो पुरअमन एहतजाज किए और उसके जवाब में भी हमें कराची में तो पुलिस की जानिब से जो बदतरीन सलूक हमारे साथ रहा, यकीनन हम कैसे मजम्मत नहीं करेंगे। हम तो बहैसियत कारकुन हर उस लाठी और उस डंडे की मजम्मत करेंगे जो एक आम बेगुनाह कारकुन के सरों पर पड़ता है। लेकिन कतई नज़र इससे कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो PTI के माजी में 9 मई के वाक़यात मुंसलिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस का रवैया जारहाना शायद इस वजह से भी है कि उन्हें पुरअमन एहतजाज होने का अंदेशा भी कम से कम है। और कहीं ना कहीं ये खदशा या इत्तलात ज़रूर रहती हैं, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा था, उससे नकवी साहब ने कि इत्तलात हैं कि पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं। तो ये वाला तासुर भी ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल बेगुनाह पुरअमन एहतजाज के ऊपर किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये एक और आपसे कहूंगा, जो आपने मौजूद जी जी आपने छेड़ा था, जी जी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बिलावल साहब ने भी खड़े होकर असेंबली में ये कहा कि मुझे 3 रिफॉर्म्स करने हैं। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है, एक मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, और कुछ और लेजिस्लेशन की तरफ इशारा किया। इस मुल्क का मसला ये है कि आपके यहाँ इलेक्शन एक्ट यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, आपके अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स नहीं है, और आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं है। और कोई हुकूमत आती भी है तो एडहॉकिज्म पर 2 साल 3 साल के लिए कुछ रिफॉर्म्स करती है, जिसको आने वाली हुकूमत उसका बड़ा माहिर मईशत या जो मईशतदान होता है वो आके उसको मुस्तरद कर देता है। फिर अहम तरीन बात जो आपने पूछी जमहूरियत के हवाले से, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ तो फ्यूडोक्रेसी है। यहाँ तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो PTI के इलेक्शन में फैसला सादर किया था कि यहाँ कहाँ इलेक्शन होते हैं, मुझ समेत मेरी जमात में भी माजी में ऐसा होता रहा है कि हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े हुआ करते थे और जीत जाया करते थे। ये तो पहली बार हमने 22 अगस्त के बाद अपने यहाँ ख्वाजा साहब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप इत्तेहादी जमात का हिस्सा हैं। मैं बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूं। बताइए ना कि कहाँ जमहूरियत तो पार्टी के अंदर अपने इंतखाबात से पहले उरूज पे परवान चढ़ेगी ना। क्या पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या जमहूरियत है? क्या किसी और को चेयरमैन बनने का इख्तियार है? क्या किसी आम वर्कर को या किसी और सीनियर वर्कर को सदर बनने का इख्तियार है? नहीं है ना। ये जमहूरियत जब पार्टियों के अंदर नहीं है, और मैं तो आपको अपनी मिसाल भी दे रहा हूँ। ख्वाजा साहब ये बात आप PTI के हवाले से कर रहे हैं या इत्तेहादी जमातों के हवाले से कर रहे हैं? आपके मासूमाना सवाल पे कुर्बान जाऊं, मुझे दोनों बाकी जमातें भी बता दीजिए ना। PTI के अलावा पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है ना। एक खानदान की डोमिनेंसी है, तो फिर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे आएगी? जो बात जमहूरियत का हम राग अलापते हैं, इस ऐवान में जमहूरियत कैसे आएगी जब पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है? मैं अपनी पार्टी के बगैर किसी ऐसे बिल की हिमायत नहीं करूंगा जिसमें मुझे पार्टी से परमिशन ना मिले। अपोजिशन को कितना ही अच्छा बिल लग रहा होगा, लेकिन हुकूमत के बिल की कभी हिमायत नहीं करेगी। मैं 15 साल से असेंबली में रहा हूं, अपोजिशन लीडर भी रहा हूं। मैंने बेहतरीन किस्म की करारदादें पेश की हैं, लेकिन उनको बुलडोज इसलिए किया जाता रहा क्योंकि वो अपोजिशन लीडर की तरफ से आ रही है। बाद में वो भले हुकूमत अडॉप्ट कर ले। हमारे यहाँ एक खास इंतहाई शिद्दत है जिसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते, जो फेडोक्रेसी है और इख्तिदार का एक ख्वाजा साहब आपको इतने तहफुजात हैं, उसके बाद आपको नहीं लगता कि आपको हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए? देखिए ये बात की आपने। अब जो हमने पहला कदम ही उठाया, तो हमने तो पहला कदम ही वो उठाया जो बिलावल साहब कह रहे थे
और हमने अमली तौर पे लेजिस्लेशन से आगाज कर दिया। भाई पीटीआई के दौर में फवाद चौधरी साहब और मेरे ख्याल है कि उनके जो वजीर कानून थे उस वक्त के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि वो 50 के करीब इलेक्शन इस्तिलाहात कर रहे हैं, और उन्होंने कर दी। पहले ही महीने में 2 महीने में बिल लाए और इलेक्शन इस्तिलाहात कर दी। ये जो इलेक्शन हुए हैं ये पीटीआई की तरमीम के बाद उस इलेक्शन एक्ट 2017 की रोशनी में हुए। फिर उसके बाद वो तो खुदा का शुक्र है कि आरटीएस के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा होने वाला था, और कहीं किसी कमरे से बैठ के रिजल्ट एक बटन दबा के तब्दील हो जाता है, जो पूरी दुनिया में मुस्तरद हो गया था, वो भी होने जा रहा था इस मुल्क में। यानी आरटीएस के बाद एक और परमानेंट सोल्यूशन आ रहा था। तो भाई पीटीआई ने ये जो इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई की 50 तरमीम के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के मातहत हुए हैं। तो पीटीआई को तो बिल्कुल शोर नहीं करना चाहिए कि उन्होंने तो इतनी जबरदस्त इस्तिलाहात की हैं, तो उनका मैंडेट कैसे चोरी हो गया? भाई आपने तो खुद रिफॉर्म्स किए। अगर हाँ रिफॉर्म्स पीटीआई ने नहीं किए होते तो फिर हम बात करते, पीटीआई को मौका नहीं मिला, पीटीआई ने फुल फ्लैश किया। तो मेरी गुजारिश बस ये, ख्वाजा साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर हुमायूं महमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं साहब, आपसे जानना चाहूंगी, केपीके में आपकी हुकूमत है, बहुत सारे आपके रहनुमा जो है वो जेलों में है, आपके कारकुनान जो है वो भी जेलों में है, तो क्या केपीके हुकूमत क्या स्टेप लेगी? उनको जेलों से निकालने के लिए रिफॉर्म्स करेगी, या फिर इनके साथ इत्तेहादी जमातों के साथ किसी तरह से मिल बैठकर कोई डील होगी? कैसे होगा? देखिए, इसका सिंपल जवाब ये है जो अली अमीन ने अपनी पहली तकरीर में कहा था जब वो इलेक्ट हुए थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी एफआईआर कटे हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं है, जिनके कोई सबूत नहीं है और वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत बने, वो एफआईआर हटा दी जाए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुझे क्यों जेल में रखा है? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत में पेश करो, मुझे सजा दो। हम सजा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे कि जो गलत बेसिस पे वो किया हुआ है, केसेस बनाए, वो हटा दो। अब कादिर साहब ने और इजहार साहब ने दोनों ने प्रॉपर तरीके से मजम्मत नहीं की। और ये याद रखें कि मरियम नवाज इनकी जो एलाय है, उनकी हुकूमत के अंडर कोई पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं हो रहा, पुरअमन हो रहा है। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो बाहर निकलता है, वो एहतजाज करता है, बैनर पकड़ा होता है, झंडे पकड़े होते हैं और जा रहा होता है। इससे आमतौर पे अगर उसके पीछे कोई ट्रैफिक होगी तो थोड़ा सा वो आएगा, तो ट्रैफिक को आप डाइवर्ट करो। ये हर जगह पे होता है, पूरी दुनिया में होता है, आप जरूर करो। लेकिन जो ख्वाजा साहब ने बात की है कि उन्होंने कहा कि हम लोग ये और जो लीडरशिप्स की बात करते रहे हैं, ये उसी लीडर को जो कि खानदानी चला आ रहा है और जिसने एक विल के तहत अब वो चेयरमैन या को चेयरमैन बने हुए हैं, ये उस सदर को वोट देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर भी नहीं है। अच्छा, नंबर 2, जो एमक्यूएम की जो एक मिनट है, जो एमक्यूएम की जो तरीका है आप उसको सियासत का तरीका है, ये बेसिकली अपनी मफाद के लिए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये उनके साथ इसलिए बैठे हुए हैं कि इन्होंने कहा कि हमें ये पोजीशन दे दो, ये पोजीशन दे दो, ये पोजीशन दे दो। अगर इन्होंने खाली वो करना है। ख्वाजा इजहार साहब, अगर सुन पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो सामने आया है। कहा जा रहा है कि अपने मुफाद के लिए ब्लैकमेलिंग करती है एमक्यूएम। तो इससे कबल वही जो पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि काफी तहफुजात थे एमक्यूएम को, उसके बाद जाके फिर वो हुकूमती इत्तेहाद में बैठ भी गए। तो आप बता सकते हैं अंदर की बात क्या है, कौन से एग्रीमेंट आपके हुए हैं? बड़ी लूज बॉल डाल दी हुमायूं साहब ने। अब मैं जो बात नहीं कहना चाहता था अब मैं कह देता हूं उनको, और जो बात मैं चाह रहा था कि मेरी अल्फाजों की सूरत में ना आए
तो ये बम आपके सर पे फाड़ देता हूं मैं कि ब्लैकमेल अगर हमने मुआहदे किए थे, और जिस तरह आप अभी अपने वर्कर्स के लिए फरमा रहे हैं कि हमारे ऊपर ताली बजाने की एफआईआर खत्म करने का इमरान खान साहब ने वादा किया था ना, 2-2 हजार कारकुनान हमारे जेल में थे, 100 लापता थे। अगर इसको ब्लैकमेलिंग करें उनका मुतालबा करने के लिए, तो हाँ भाई ब्लैकमेलिंग है ही। मैं अपने वर्कर के लिए बिल्कुल ब्लैकमेल करूंगा गवर्नमेंट को कि उसके ऊपर ताली बजाने की एफआईआर है। यहाँ तो 9 मई पे तनसीबात पे हमला हुआ है, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है, हमने तो सिर्फ तकरीर सुन के तालियां बजाई हैं, जिसमें 6-6 साल में मुकदमात हो गए मेरी लीडरशिप को, मुझ समेत। आपके ऊपर पता नहीं कितने, मुझ पे तो 31 मुकदमात बने, 31, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था वतन गद्दारी के मैं वो खत्म कराऊंगा पीएमएलएन के। तो एक जुम्बिश कलम से इमरान खान साहब ने वतन गद्दारी के मुकदमात खत्म कराए जो एहसन इकबाल के ऊपर बने हुए थे, सारे के सारे सेक्शन 121, 122, 123 खुद खत्म कराए। फिर इसी तरह से अरबों रुपए की करप्शन के लोग इमरान खान साहब के दौर में जमानत लेके मुल्क से बाहर गए। अरबों रुपए के फ्रॉड के केस में, नैब के केस में, जिसमें फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, बाइज्जत तरीके से एस्केप रूट लिया है। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के दौर में गए। अरे आप ब्लैकमेल होते रहे, ब्लैकमेल करते रहे, वो ठीक है। मैं अपने वर्करों की बात करूं, मैं आपसे कहा आपने एक रात कराची में नहीं गुजारी 3.5 साल में, क्यों नहीं गुजारी? आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक इजलास नहीं किया, क्योंकि आपको मुराद अली शाह की शक्ल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पानी का मसला अटका हुआ है, मैं उस पर एहतजाज करूं। और आखिर बात एक और करूं, ठीक है, 2 बार दोनों वजारतों से ठीक है। ख्वाजा साहब आपका टेक आ गया, ख्वाजा साहब आपका टेक आ गया है। कादर मंदोखिल साहब आपसे जानना चाहूंगी, असल बात सुने, 2 वजारतों से इस्तीफा दिया था, हमारे 4 जिम्मेदार उठा लिए गए थे रातों रात कि नेक्स्ट डे इस्तीफा वापस लो। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। ये मैं कहना नहीं चाह रहा था। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक साहब ने जब इस्तीफे दिए तो नेक्स्ट डे हमारे 4 जिम्मेदार आपने उठवा लिए, लापता कर दिए कि जाओ जाके अपना इस्तीफा वापस लो। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। ठीक है ख्वाजा साहब, कादिर साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपकी इजाजत तो उनका भी इस पे मौकिफ ले लेते हैं। कादिर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि ऑपोजिशन देख रहे हैं कि काफी टफ टाइम दे रही है, सड़कों पर भी अभी से निकल आई है, इफ्तिताही इजलास था असेंबली का, उसमें भी हमने देखा कि ऑपोजिशन का क्या रवैया रहा। आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जो गवर्नमेंट है वो वीक होगी? जी बिल्कुल, जब पीडीएम की हुकूमत बन गई थी और उस वक्त उन्होंने असम्बली से बाइकाट किया, उस वक्त भी मैंने मीडिया पे गालिबन हिमायूं मेमन साहब के साथ भी कई मरतबा नशिस्तें हुई है। मैंने उस वक्त कहा था कि अपोजिशन को अगर ये असम्बली में आना शुरू कर दे तो एक दिन भी असम्बली नहीं चलेगा। उसकी वजह ये थी 2-4 वोटों का फर्क था और कोरम पूरा हो नहीं सकता था। और जेडीए के 2-4 अपोजिशन के लोग थे, उनको जब तक 10-10 मरतबा स्पीच नहीं देते थे तब तक वो कोरम की निशानदेही करते रहते थे। तो आज भी मैं ये कहूँगा कि यकीनन अपोजिशन मजबूत है, यकीनन 93 लोग हैं और सारे पढ़े लिखे वकील और कई ज़माने से वो सियासत करते आ रहे हैं, तो यकीनन तकड़े हैं। मगर उन तकड़े लोगों को अगर वो मुस्बत अंदाज में एहतजाज करे, कल इनके एक मेंबर ने जो पढ़ा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उन्होंने जूता हाथ में उठा के असेंबली में किया। अब वो ऐसी अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर वो गली मोहल्ले वालों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता था। जब आपका एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जूता ले रहा होगा और फिर पुख्तनख्वा असेंबली में एक खातून के ऊपर जूते बरसा रहे होंगे, तो किधर गई हमारी पुख्तनों की कल्चर, तमीज़, तहजीब और ख़वातीन की इज्जत, ये सारी चीज़ें किधर गई है? तो यकीनन ये सारी चीज़ें तो उनके सामने आएगी। बाकी अगर वो जमहूरी तरीके से एहतजाज करे, यकीनन उसका हक है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। और फिर अगर दफा 144 लगा हुआ तो वहां भी गुरोज करना चाहिए। और असेंबली के फ्लोर पे आपको हर वक्त अपोजिशन, एक स्पीच अगर हुकूमत को मिलती है तो दूसरी अपोजिशन को मिलती है, तो आप अपने दिल की बड़ास निकाल दे तमीज के, कानून के और उसूल के दायरे में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपने कहा टफ टाइम बिल्कुल दे सकते हैं, मगर ऐसा न हो कि टफ टाइम जो अभी शुरू में 2-4 दिन असेंबली चली है और जिस तरह वो टफ टाइम के नाम पे तो पानी बदलने कर रहा है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई अप्रिशिएट करेगा इनको। ठीक है, कादिर साहब आपका पॉइंट आ गया। हुमायूं साहब आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी कादिर साहब भी बात कर रहे हैं जूता लहरा के, इस तरह का एहतजाज जो है आप किस तरह से देखते हैं? महज़िब मुआशरे में गए ठीक है, दूसरा जिस तरह से सोबिया शाहिद पर भी जूते फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, इफ्तिताही इजलास था उसमें भी रवैया रहा, तो एहतजाज का भी बाकी जमातें भी कह रही है कि एक तरीकाकार होता है, क्या कहेंगे इस पे? सॉरी, किसके ऊपर फेंकी गई थी?
खातून थी मुस्लिम लीग नून की MP अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। जो नेशनल असेंबली में हुआ, जूता लहराया, अब मुझे नहीं पता कि उसकी सिग्निफिकेंस किस लिहाज से है। क्या वो किसी चीज की तरफ इशारा था या वो किसी को जूता लहराया मतलब इंडेरोगेशन किया है? तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हो जाती है। अगर इंडेरोगेशन की है, वेरी बैड। अगर किसी चीज की तरफ इशारतन को किया है, वो उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है? तो वो चीज है। अब आ गई है केपी की। अब केपी की बात आ गई है। केपी में अगर आप वो वीडियो देखें जिस तरीके से, हमायूं साहब टाइम शॉर्ट है, आप मजम्मत करते हैं इस चीज की? मैंने आपको बता दिया कि किस बेसिस पे किया है। अगर डेरोगेशन है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कोई सिग्निफिकेंस थी तो वो फिर डिफरेंट चीज होती है। वो आपको एक सिंबल दे रही होती है ना। ठीक है, आपका जब आप किसी को सिंबल दे रहे होते हैं उसका फर्क डिफरेंट होता है। मौजूद थे, जब कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और ख्वाजा इजहार MQM से भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।